Hello, good morning class. Welcome to the new topic of contribution of industry to national economy of the chapter manufacturing industries. तो ये पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिख लेंगे, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज टू द नेशनल इकोनॉमी। इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे क्योंकि इसमें जो डाटा दे रखी है उसकी ब्रीफिंग यहीं पे पॉइंट्स बना के लिख लेंगे। थोड़ा आपको समझ में नहीं आएगा क्या पता पढ़ के कुछ लोगों को, तो थोड़ा सा जो मैं समझा रहा हूँ उसको आराम से समझेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यही है, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इंडस्ट्रीज, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज टू नेशनल इकोनॉमी। ठीक, और लास्ट में जो दे रखा है एनएमसीसी। दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, व्हाट इज एनएमसीसी एंड व्हाट वर इट्स ऑब्जेक्टिव, लिखा है ना, हैज बीन सेट अप विद दिस ऑब्जेक्टिव। से लिखेंगे व्हाट इज एनएमसीसी एंड व्हाट वाज इट्स ऑब्जेक्टिव। सो दो क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ओवर द लास्ट 2 डिकेड्स, डिकेड्स मींस 10 इयर्स, तो लास्ट 2 डिकेड्स मतलब 20 साल। तो ओवर द लास्ट 2 डिकेड्स द शेयर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैज स्टैग्नेटेड एट 17% ऑफ जीडीपी आउट ऑफ टोटल 27% फॉर द इंडस्ट्रीज विच इंक्लूड्स 10% ऑफ माइनिंग, क्वेरिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस। तो जो 27% आपका सेकेंडरी सेक्टर का जो जीडीपी में रोल है ना, उसमें से 17% आपका मैन्युफैक्चरिंग है और 10% माइनिंग, क्वेरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस है। क्लियर। तो 27% में 17% आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का है, क्योंकि हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पढ़ रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का 17% है और आपका माइनिंग, क्वेरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस इसका 10% है, क्योंकि ये भी प्रोडक्शन ही हो रहा है। तो टोटल प्रोडक्शन में 17%। ठीक, फिर आता है आपको, इसको लिख लेंगे, दिस इज मच लोअर इन कंपैरिजन टू सम ईस्ट एशियन इकोनॉमीज। ईस्ट एशियन इकोनॉमीज मतलब जो ईस्ट एशियन कंट्रीज है वहाँ की जो इकोनॉमी है वहाँ से हम लोग बहुत कम है, खाली 17% है, जबकि उन कंट्रीज के अंदर ये 25% से 35% है ना। तो दूसरे देशों के मुकाबले अभी हमारे यहाँ का जो परसेंटेज है वो बहुत लो है, मैन्युफैक्चरिंग परसेंटेज जो है। द ट्रेंड ऑफ द ग्रोथ रेट इन मैन्युफैक्चरिंग ओवर द लास्ट डिकेड हैज़ बीन अराउंड 7% पर एनम। तो जो पिछले 10 साल का जो रिकॉर्ड निकल के आ रहा है वो 7% सालाना निकल के आ रहा है, जो ग्रोथ रेट है, जिस रेट से हम लोग बढ़ रहे हैं। अभी भी ये बहुत कम है, जो डिजायर्ड किया जा रहा है वो 27% का किया जा रहा है। तो जो उम्मीद की जा रही थी 12% की सालाना, वो कितनी अभी तक आ रही है पिछले 10 सालों से? 7%। 2003 के बाद कुछ ऐसा हुआ है कि जो ग्रोथ रेट हमारी 9 से 10% के अराउंड गई है। तो सिंस 2003 मैन्युफैक्चरिंग इज वंस अगेन ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 9 to 10% पर एनम। तो कहने का मतलब कि जो हमारी रिक्वायर्ड है, मतलब जिसकी हम उम्मीद करते हैं 12% ग्रोथ की रेट की, उससे अभी हम लोग बहुत पीछे चल रहे हैं, 7% पिछले 10 सालों में। लेकिन 2003 से ये बढ़ के लगभग 9 से 10% के अराउंड आया है। ये पर एनम मतलब सालाना है, पिछले 10 साल में हर साल 7% के हिसाब से बढ़ रही है ग्रोथ रेट। किसकी? मैन्युफैक्चरिंग की। समझ में आया? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री समझ लीजिए क्या होता है। यहाँ पे आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रीज ही पढ़ रहे हैं। और सिंस 2003 मैन्युफैक्चरिंग इज वंस अगेंस्ट एट द रेट ऑफ 9 to 10% पर एनम। तो 2003 के बाद ये 9 से 10% है। और कितने की उम्मीद की जा रही है कि बढ़ेगा आने वाले 10 सालों में? 12% की, विद अप्रोप्रिएट पॉलिसी इंट्रोड्यूशन बाय द गवर्नमेंट, है ना। अब ये कैसे बढ़ेगा? तो जो आपको दूसरा क्वेश्चन लगाया था, व्हाट इज एनएमसीसी, तो आप लिखेंगे नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल। और क्यों सेटअप किया गया था उसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, है ना। उसका दूसरा जो क्वेश्चन लिखवाया था, तो विद अप्रोप्रिएट पॉलिसी इंटरमिन बाय द गवर्नमेंट, कहने मतलब सरकार को इसके लिए कुछ अप्रोप्रिएट पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। भाई किसी चीज को बढ़ाना है देश के अंदर तो गवर्नमेंट को पॉलिसीज तो बनानी पड़ेंगी ना। एंड रिन्यूड एफर्ट्स बाय द इंडस्ट्रीज, और इंडस्ट्री को भी अपनी तरफ से एफर्ट करना पड़ेगा भाई, जिसको बढ़ाना है उसको और जिसकी जिम्मेदारी है सरकार की उसको, तो दोनों को अपना अपना प्रयास करना पड़ेंगे। समझ में आया? तो विद अप्रोप्रिएट पॉलिसी इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट एंड रिन्यूड एफर्ट बाय द इंडस्ट्री टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। तो दोनों मिल के काम करेंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट, इंडस्ट्रीज भी और सरकार भी। किन किन क्षेत्रों में? प्रोडक्टिविटी बढ़ाने, इम्प्रूव करने के लिए। इकोनॉमिस्ट प्रेडिक्ट दैट द मैन्युफैक्चरिंग कैन अचीव इट्स टारगेट ओवर द नेक्स्ट डिकेड। अगर दोनों मिल के काम करें, कौन? सरकार और इंडस्ट्रीज, तो इकोनॉमिस्ट का ये मानना है, अर्थशास्त्रियों का ये मानना है कि आने वाले भविष्य में जो टारगेट हमने 12% का रखा है हम उसको अचीव कर लेंगे अगले 10 सालों के अंदर। और इसी के लिए आपका एनएमसीसी बनाया गया है। तो समझ में आ गया व्हाट इज एनएमसीसी एंड व्हाट आर इट्स फंक्शन।
तो ये क्वेश्चन लिख लेंगे। तो यही फंक्शन है विद द अप्रोप्रिएट पॉलिसी। तो ये गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ बनाए, अच्छी पॉलिसीज़ बनाए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए, और इंडस्ट्रीज़ खुद भी इम्प्रूव करे अपनी प्रोडक्टिविटी को। तो अर्थशास्त्रियों का ये मानना है कि आने वाले 10 सालों के अंदर जो 12% का हम लोगों ने ऊपर लिखा ना, डिजायर्ड ग्रोथ रेट ऑफ 12%, तो ये 12% का ग्रोथ रेट हम लोग उम्मीद करते हैं इसको अचीव किया जा सकता है। चलिए, थैंक यू। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका है इंडस्ट्रियल लोकेशन। आई होप ऊपर की बात समझ में आ गई। दोनों क्वेश्चन लिख लेंगे, दोनों के आंसर लिख लेंगे। इंडस्ट्रियल लोकेशन। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंडस्ट्रियल लोकेशन। और इंडस्ट्रियल लोकेशन में पहले भी क्लास 8 में हम लोग ऑलरेडी इसको पहले पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको देखा जाता है इंडस्ट्रीज़ को लगाने से पहले। ठीक, तो क्वेश्चंस इसमें बनाते हैं, बाद में स्टार्ट करते हैं। द इंडस्ट्रियल लोकेशंस आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर। इंडस्ट्रीज़ की जो लोकेशन होती है काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि इसमें कई सारे फैक्टर्स जो होते हैं इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स है? दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। पहली बात तो कहाँ से रॉ मटेरियल आएगा वो भी देखना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा दूर से ना हो, है ना। लेबर, कहाँ से लेबर मिलेगी, जहाँ से काम करने वाले लोग मिले आसानी से। कैपिटल, पैसा कहाँ से आएगा। पावर, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा है, पावर से। और मार्केट, ये कुछ फैक्टर्स है और एटसेट्रा, मतलब और भी कई सारे हैं, बट ये कुछ मेन है। रॉ मटेरियल हो गया, काम करने के लिए लेबर हो गया, लागत के लिए पैसा हो गया, बिजली हो गया, और भी कई सारे फैक्टर्स हैं। और मार्केट, क्योंकि फिर उसको बेचना भी है। तो इट इज़ रियरली पॉसिबल टू फाइंड ऑल दीज फैक्टर्स अवेलेबल एट वन प्लेस। अब ये सारी चीज़ें एक साथ मिल जाएं तो ये तो बहुत मुश्किल है ना। हो भी सकता है बट बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है। कॉन्सिक्वेंटली मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज टेंड्स टू लोकेट एट द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्लेस वेयर ऑल द फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रीज लोकेशंस आर ईदर अवेलेबल और कैन बी अरेंज्ड एट लोअर कॉस्ट। तो ज़्यादातर कोशिश की जाती है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को ऐसी जगह पे लगाया जाए जहाँ पे पहली बात तो ये सारे फैक्टर्स मिल जाएं। अगर सारे नहीं भी मिल पा रहे हैं तो हम उन फैक्टर्स को सबसे कम कॉस्ट में, लोअर कॉस्ट में अरेंज कर सके। भाई जो चीज़ें नहीं है, अगर लेबर नहीं है तो हम लेबर को अरेंज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को अरेंज कर सकते हैं, मार्केट को देख सकते हैं, है ना, ट्रांसपोर्टेशन को अवेल कर सकते हैं। तो कहने का मतलब कि या तो वो चीज़ें वहाँ पे हों, या ऊपर जितने भी फैक्टर्स थे या हम उसको वहाँ पे कम से कम प्राइस में अवेलेबल करा पाएँ, तभी हम किसी भी इंडस्ट्रीज़ को वहाँ पे इस्टेब्लिश करते हैं। आफ्टर एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट, ये तो हो गया इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करने से पहले क्या क्या देखा जाता है। जब इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, कहने का मतलब कि इंडस्ट्री सामान बनाना शुरू कर देती है, प्रोडक्शन शुरू कर देती है। अर्बनाइजेशन फ्लोज, ये पहले भी पढ़ा है हमने, इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड टू अर्बनाइजेशन। जब औद्योगिकरण आया, इंडस्ट्री स्टैब्लिश हुई, तो धीरे धीरे शहर विकसित हुए, क्योंकि वहाँ पे काम करने वाले लोग बसने लगे, फिर उनके लिए स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, मार्केट, ये सारी चीज़ें, तो धीरे धीरे शहर बनने का प्रोसेस शुरू हुआ, अर्बनाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन टेंड्स टू अर्बनाइजेशन, ये पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना। तो समटाइम्स इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन और नियर द सिटीज। ज़्यादातर कभी देखेंगे तो इंडस्ट्रीज हमको शहर के अंदर या शहर के आसपास मिलती है, क्योंकि मार्केट पास होनी चाहिए। ठीक, थर्स इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड। तो ये पहले भी पढ़ा है कि ये साथ चलते हैं, हैंड इन हैंड, मतलब एक के साथ एक चलते हैं। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो धीरे धीरे वो जगह विकसित होने लगेगी या डेवलप होने लगेगी, और शहरीकरण शुरू हो जाएगा, वहाँ पर अर्बनाइजेशन शुरू हो जाएगा। सिटीज प्रोवाइड मार्केट्स and also provide services such as banking, insurance, transports, labor, consultants, financial advice, etc. अब शहरों में सबसे बड़ी बात तो इन इंडस्ट्रीज़ को मार्केट मिलती है। भाई अल्टीमेटली इंडस्ट्रीज़ का प्रोडक्शन जो भी हो रहा है इंडस्ट्रीज़ में, उसको बेचना है ना, तो बेचने के लिए मार्केट चाहिए। तो शहर सबसे अच्छी मार्केट है किसी भी तरीके के प्रोडक्ट के लिए या प्रोडक्शन के लिए। तो सिटी सबसे पहले तो मार्केट प्रोवाइड करती है। मार्केट के साथ साथ और क्या क्या प्रोवाइड करती है? सर्विस प्रोवाइड करती है। सर्विस सेक्टर पड़ा था ना, टेरिटरी सेक्टर। तो टेरिटरी सेक्टर किस लिए बना था? प्राइमरी और सेकेंडरी को सपोर्ट करने के लिए। पहले भी पढ़ा था कि टेरिटरी सेक्टर कुछ प्रोड्यूस नहीं करती है, वो सपोर्ट करती है प्राइमरी और सेकेंडरी को। तो सेकेंडरी प्राइमरी को सपोर्ट कर रही है, और टेरिटरी जो है सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों को सपोर्ट कर रही है। तो और क्या क्या देती है ये सर्विसेज में? जैसे बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, लेबर हो गया, कंसल्टेंट्स हो गए। कंसल्टेंट्स मतलब जिनसे एडवाइस ली जाती है ना, फाइनेंशियल एडवाइस, पैसों का लिए एडवाइस लेने के लिए फाइनेंशियल एडवाइस ली जा सकती है। तो ये ऐसे कई सारी सर्विसेज जो शहर और भी देती हैं, किसको? इंडस्ट्रीज को। मैनी इंडस्ट्रीज टेंड्स टू कम टुगेदर टू मेक यूज ऑफ द एडवांटेजेस ऑफर्ड बाय द अर्बन सेंटर्स नोन एज एग्लोमरेशन इकोनॉमीज। तो लिखेंगे व्हाट इज एग्लोमरेशन इकोनॉमीज, है ना। क्वेश्चन लिखेंगे व्हाट इज एग्लोमरेशन इकोनॉमीज। पहला क्वेश्चन तो होगा कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस इंडस्ट्रियल लोकेशन, है ना।
व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस इंडस्ट्रियल लोकेशन। दूसरा एग्लोमरेशन इकोनॉमीज क्या होता है। एग्लोमरेशन मतलब जहाँ सब मिल के आ जाते हैं। तो आप देखेंगे कि शहरों की वजह से कई सारी इंडस्ट्रीज अब आपस में मिल के काम कर रही हैं, खुद ही रॉ मटेरियल को भी कलेक्ट कर रही हैं, फिर प्रोड्यूस भी कर रही हैं और फिर बेच भी रही हैं। रिटेल सेक्टर देखा है ना आपने, तो रिटेल सेक्टर क्या कर रहा है, अब वो दुकानों के थ्रू ना बेच के आपको डायरेक्ट बेच रहा है। तो खुद ही वो रिसोर्स ला रहा है, खुद ही सामान बना रहा है, खुद ही मार्केट तक पहुंचा रहा है, खुद ही आपको बेच रहा है। इस तरीके से उसने सारी सर्विस सेक्टर्स को खुद ही ऑक्यूपाई कर रखा है। यही एग्लोमरेशन इकोनॉमीज है। ग्रेजुअली ये लार्ज इंडस्ट्रियल एग्लोमरेशन टेक प्लेस। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि लार्ज इंडस्ट्रियल एग्लोमरेशन एक साथ आ रहा है, क्योंकि अब आपको बहुत बड़े बड़े कंपनीज मिलेंगी जो ये सारे काम कर रही हैं, एग्लोमरेट होकर एक साथ आके एक प्लेटफॉर्म पे ये सारी इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं, है ना। तो इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, मतलब इंडिपेंडेंस के पहले, प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में। तो इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वर लोकेटेड इन द प्लेसेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओवरसीज स्टेट्स सच एज मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि ब्रिटिशर्स ने भी इन्हीं जगहों को पहले क्या कहते हैं डेवलप किया, मद्रास, चेन्नई, कलकत्ता। क्यों? क्योंकि यहाँ से ओवरसी ट्रेड होता था, वो यहाँ से अपने देश में सामान ले जाते थे पोर्ट्स के थ्रू। तो शुरुआत में भी इंडिपेंडेंस के पहले शुरुआत में इन्हीं 3 जगहों की तरफ सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का ध्यान रहा। तो आप देखेंगे कलकत्ता हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, यहाँ आज भी इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा लोकेटेड है। और गुजरात का सूरत हो गया, क्योंकि वहीं से स्टार्ट हुआ था टेक्सटाइल मिल। तो कहने का मतलब कि ये कुछ जगह जो है ये आज़ादी के पहले से ही यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, इंडस्ट्रीज़ हैं, इसीलिए आज भी यहाँ पे हमको ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ देखने को मिलती है। कॉन्सिक्वेंटली देयर इमर्ज सर्टेन पॉकेट्स of industries, industrially developed urban centers surrounded by the huge agricultural rural hinterland। तो आप देखेंगे वहाँ पे बहुत सारी एक ही जगहों पे आपको कई सारी इंडस्ट्रीज शहरों के अंदर देखने को मिलती है, जो चारों तरफ बहुत बड़े बड़े एग्रीकल्चरल एरिया से भरी हुई है। तो आप देखेंगे शहरों को, तो शहर के आसपास आपको चारों तरफ जो है वो खेत मिलेंगे, या वहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी या गाँव मिलेंगे, है ना। तो ये ऐसा होता ही है, बहुत सारे गांव फिर बीच में शहर, फिर बहुत सारे गांव बीच में शहर, क्योंकि वहां से उनको रिसोर्स मिलता है, शहर में उनको मार्केट मिलती है। तो ये नॉर्मली हमको देखने को मिलता है। तो इस पे क्वेश्चंस की जो लिस्ट देंगे वहां से क्वेश्चन बना लेंगे। अब आप देखेंगे एक डायग्राम बना हुआ है, ये वही डायग्राम है जो अभी आप लोग पढ़ चुके हैं, है ना। क्या हो रहा है इनपुट आ रहा है प्राइमरी सेक्टर से, इसमें क्या हो रहा है, इनपुट आ रहा है प्राइमरी सेक्टर से, रॉ मटेरियल हो गया, कंपोनेंट्स, पार्ट्स, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे इनपुट्स हैं, लागत है ना। फिर इनको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है कहाँ पे, फैक्ट्री में, जहाँ पे प्रोडक्शन होता है। फैक्ट्री क्या कर रही है, सामान बना के आउटपुट कर रही है, आउटपुट से फिर क्या कर रहा है, फिर ट्रांसपोर्ट कर रहा है मार्केट में, मार्केट में बेच रहे हैं, जब बेच रहे हैं तो पैसा आ रहा है, पैसे से क्या कर रहे हैं, फिर इनपुट तैयार कर रहे हैं, भाई इन सब के लिए पैसा चाहिए ना, फिर पैसा लगा रहे हैं, ये सारी चीज़ें तैयार कर रहे हैं, फिर ट्रांसपोर्ट करके रॉ मटेरियल ला रहे हैं, फिर फैक्ट्री में प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये चेन चलती रहती है, इसी को मार्केट लिंकेज कहते हैं। मार्केट इंडस्ट्रीज मार्केट लिंकेज, इंडस्ट्रीज किस तरीके से मार्केट से लिंक है, मार्केट से पैसा कमा के फिर प्रोडक्शन के बाद फिर मार्केट में सेलिंग, फिर पैसा कमाना। तो ये चेन चलती रहती है। द की टू डिसीजन ऑफ द फैक्ट्री लोकेशन इज द लीस्ट कॉस्ट। तो फैक्ट्री को लोकेट करने के लिए सबसे जो की डिसीजन लिया जाता है, या डिसीजन की जो की होती है वो क्या होती है, उसकी लो लीस्ट कॉस्ट, जहाँ पे कम से कम लागत हो। भाई जाहिर सी बात है, इस पैसों से प्रोड्यूसर कोशिश करेगा ना कि कम से कम पैसों में ये सारी चीज़ें अरेंज हो जाए, तभी तो वो प्रॉफिट कमाएगा। जितना कमा रहा है अगर उतना लगा देगा तो फिर वो फैक्ट्री को या इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा क्या है। तो मुनाफा तभी है कि कम से कम लागत लगे और ज़्यादा से ज़्यादा में बिके, है ना, तभी तो इसीलिए लीस्ट कॉस्ट देखी जाती है। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्पेशलाइज्ड लेबर्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। तो पहली बात तो जहाँ पे भी इंडस्ट्री लगाई जा रही है, ये सारे रिसोर्स जो आपने पहले पढ़े, इनके साथ वहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसी भी होनी चाहिए। अगर उस जगह की सरकारों ने वहाँ पे किसी भी तरीके की इंडस्ट्री या फैक्ट्री को लगाने पर रोक लगा रखी है, तो ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी आप वहाँ पर कोई भी फैक्ट्री और इंडस्ट्री नहीं लगा पाएंगे। और फिर वहाँ पे स्पेशलाइज्ड लेबर भी होनी चाहिए। तो आपने पहले भी पढ़ा है कि काम करने के लिए आपके स्किल्ड लेबर जो होते हैं ना, वो भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप किसी से भी काम करा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, आपने ऐसी जगह इंडस्ट्री लगा ली जहाँ पे लोग जो हैं वो स्किल्ड ही नहीं है या स्पेशलाइज्ड ही नहीं है, तो फिर आपको ट्रेंड करना पड़ेगा और फिर आपकी वहाँ पे कॉस्ट एफिशिएंसी ज़्यादा बढ़ जाएगी। मेरी बात समझ में आ गई ना? तो बात को समझिए। तो ये पहले तो एक डायग्राम इसको कॉपी में बनाएंगे, यहाँ पे ये क्वेश्चन करेंगे, और एक डायग्राम नीचे और बना हुआ आइडियल लोकेशन फॉर इंडस्ट्री। एक इंडस्ट्री के लिए आइडियल लोकेशन क्या है, क्या क्या देखा जाता है। पहली बात तो कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग
रॉ मटेरियल एट साइट, जो ऊपर था, ये रॉ मटेरियल कितने से कम पैसों में साइट पे मिल जाएगा, मतलब फैक्ट्री में मिल जाएगा, है ना। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट साइट, प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आएगी, तो जाहिर सी बात है जो मशीन है, जो बिजली है, लेबर का खर्चा है, ये जो फैक्ट्री के अंदर का जो खर्चा है प्रोडक्शन का, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन साइट, वो भी मायने रखता है। और जहाँ से वो ज़मीन ली जा रही है वो कितने की है, या उस एरिया का कॉस्ट कितना है। डिसीजन टू लोकेट फैक्ट्री एट अ साइट, डिसीजन लेना कि फैक्ट्री की साइट क्या होगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉ मटेरियल का ऑब्टेनेंस की कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने में ऑब्टेन किया जाएगा। और कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोड्यूस होगा उसको मार्केट में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा या बेचा जाएगा, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। ये डायग्राम भी बना लेंगे 6.1 और 6.2। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इस लेक्चर में जो भी आपको क्वेरीज है वो आप गूगल क्लासरूम में जाके पूछ सकते हैं। एक बार ध्यान से सुनिएगा, फिर से सुनिएगा सारी चीज़ों को, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए ठीक है, इसके क्वेश्चंस आप लोग उसी लिस्ट से देख लेंगे, जो लिस्ट हम लोग अभी क्वेश्चंस की मैं आपको गूगल क्लासरूम में दूंगा। चलिए, थैंक यू क्लास। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। ये भी ऑलरेडी हम लोग 8th में पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पे इसको फिर थोड़ा सा एलेबोरेटेड वे में पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू क्लास।